हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपको मेरे जीवन में घटी एक बेहद खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सत्य घटना है। इसमें कुछ भी काल्पनिक या मन घड़त कहानी नहीं है। जो स्वयं मेरे साथ घटी, मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको निसी डाक के बारे में बताऊंगा। ये एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है रात में निकलने वाली आत्मा, जो सिर्फ 2 बार ही आवाज देती है, और वो भी आपके किसी अपने की आवाज में। दोस्तों, ये चकवा या फिर निसी डाक जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। गांव के पुराने लोगों को इस चकवा के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। चकवा एक ग्रामीण शब्द है जिसका अर्थ है चकमा देकर मारने वाला। पर आखिर ये चकवा या निसी डाक है क्या चीज? दरअसल ऐसी मान्यता है कि निसी डाक वो आत्मा है जो सिर्फ रात में ही बाहर आती है और ये जंगली इलाकों में पाई जाती है। इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी इंसान का रूप ले सकती हैं। ज्यादातर आपके पहचान के व्यक्ति का रूप लेती हैं ताकि आप जाल में फंस जाएं, और ये अपने शिकार को 2 बार ही आवाज देकर बुलाती हैं। चकवा या निसी डाक कभी तीसरी आवाज नहीं दे सकती, ये उनकी खासियत है। और ये अपनी आंख बार बार बंद चालू करती रहती हैं और जाल में फंसे इंसान को धोखे से अपने पास बुलाकर मार डालती हैं। तो दोस्तों, ये बात 1997 की है। उस समय मैं 15 या 16 साल का था। एक बार मैं अपने मौसी के यहाँ उनके लड़के प्रमोद भैया के साथ उनके गांव गया था। मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज जिले से 20 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव पड़ता है, जहां से एक कच्चा रास्ता, जो अब वर्तमान में पक्की सड़क का रूप ले चुका है, लगभग 10 किलोमीटर अंदर को पैदल या फिर बैलगाड़ी की मदद से आप कुछ ही देर में बोरखेड़ा गांव पहुंच जाते हैं। अब तो खैर वहां पक्की सड़क बन गई है, तो तमाम आवागमन के साधन मौजूद हो गए। मैं काफी समय पहले गया था, तब वहां ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बारिश में तो उस रास्ते पर चलना और भी दूभर हो जाता था। जब मैं अपने भैया के साथ गया था, तब बारिश का मौसम तो नहीं था, पर सर्दी के दिनों में बर्फ गिरने से वैसा ही वातावरण बन गया था। हम लोग गोपालपुर पहुंचकर बैलगाड़ी का इंतजार करने लगे। बैलगाड़ी के आते ही हम लोग रवाना हो गए। बरसात में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और हिचकोले लेकर चलती बैलगाड़ी का आनंद मन को खुश किए जा रहा था। उसी रास्ते से होते हुए हम शाम तक बोरखेड़ा पहुंच गए थे। सबसे मिलने की रस्म अदा करने के बाद खाना वगैरह खा पीकर हम सो गए, क्योंकि बिजली सिर्फ दिन में 4 या 5 घंटे ही आती थी और शाम को 5 बजे के बाद पूरी रात लालटेन या फिर मोमबत्ती की रोशनी में ही गुजारनी पड़ती थी। क्योंकि मैं बहुत कम ही ग्रामीण इलाकों में गया था, सो ये मेरे लिए कुछ नया अनुभव था। हाँ, मुझे फोटोग्राफी करना और वीडियो बनाने का शौक बचपन से ही है, लेकिन तब मोबाइल प्रचलन में नहीं आए थे और वीडियो कैमरा अपनी पहुंच से बहुत दूर हुआ करता था। इसलिए मन की भड़ास सिर्फ फोटो खींचकर ही निकालनी पड़ती थी। यकीन मानिए, यदि उस समय मेरे पास वीडियो कैमरा होता तो मैं जीवन के हर पड़ाव को उस वीडियो कैमरा में कैद कर चुका होता। मैं जहां भी जाता अपना कोडेक का KB10 कैमरा ले जाना कभी नहीं भूलता था। विचित्र जगहों, जंगलों में फोटो खींचना मुझे बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों, मेरे पास वो फोटो नहीं है, वरना मैं उस गांव की ठीक उसी जगह की फोटो आपको जरूर दिखाता जहां मेरे साथ ये घटना घटी थी। तो आइए अब फिर से उस घटना की तरफ रुख करते हैं। क्योंकि मैं गांव में ज्यादा किसी को जानता नहीं था, तो अगले दिन वहां के मेरे ही उम्र के लड़कों से मेरी पहचान और दोस्ती करा दी गई, जिनकी जिम्मेदारी थी मैं जब तक वहां था मुझे घुमाने फिराने और मेरे साथ समय बिताने की थी। मैंने वहां के खेतों, पहाड़ों का सैर किया और बहुत मस्ती किया। रोज कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बन ही जाता था, तो एक दिन हम लोगों का प्रोग्राम डोडखेड़ा जाने का बना। वहां मेरी एक और मौसी रहती थी। वो गांव वहां से नजदीक ही था, कोई 3 घंटे का रास्ता होगा, वरना भोपाल से जाता तो पूरा दिन लगता है। सोचा भोपाल जाने से पहले उनसे एक बार और मिलाऊं। हम लोग बस से न जाकर भैया की मोटरसाइकिल से निकले। डोडखेड़ा उस समय हरदूस से होकर जाना पड़ता था, बाद में जलमग्न होने पर अब छनेरा से होकर रास्ता जाता है।
जब हम हरदूस में थोड़ा ब्रेक लेकर डोडखेड़ा की ओर निकले तब तक शाम हो चुकी थी। वैसे तो हरदूस से कुल 1 घंटे में डोडखेड़ा पहुंच जाते हैं, पर उस दिन हमारे साथ न जाने क्या हुआ कि हम रास्ता भटक गए। ऊपर से हमारा 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। घूम फिर कर वापस उसी रास्ते पर आ जाते। इधर अंधेरा होने को था और मैं रह रहकर भाई साहब को बोलने लगा कि हमको बस से आना चाहिए था। जब रास्ता नहीं पता था तो मोटरसाइकिल से आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई साहब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो बोले कि मैं गाड़ी से पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पर आज पता नहीं क्या हो रहा है। हम बस रास्ते पर चले जा रहे थे। ना कोई गांव दिख रहा था, ना ही कोई इंसान। अब शाम के 7 बजने को आए थे, पर हम अभी तक डोडखेड़ा नहीं पहुंचे थे। बस मसन गांव और धंती के बीच ही घूमते रहे। आगे जाकर लगता कि डोडखेड़ा का नाका पीछे रह गया। फिर वापस पीछे पलट कर आते, पर कोई नाका नहीं दिखता। जैसे तैसे हिम्मत कर हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ देर बाद सामने एक बैलगाड़ी आती दिखी। उसे देखकर हमको कुछ हिम्मत आई। जब हमने उससे रास्ता पूछा और उसे अपनी परेशानी बताई तो वो बैलगाड़ी वाला बोला कि साहब इस रास्ते पर हमेशा ऐसा ही होता है, खासकर अमावस के दिन। दुर्घटनाएं होना आम बात थी। फिर उसने जो तरीका हमें बताया वो मुझे बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि आप लोग एक काम करो, यहाँ रुककर रास्ते के किनारे पर पेशाब कीजिए और फिर उस पर अपना पाँव रखकर सीधे गाड़ी चालू करके निकल जाइए। उस समय उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, सो हमने वैसा ही किया और फिर निकल पड़े आगे। फिर लगभग 15 से 20 मिनट बाद एक मोड़ दिखा जहां से डोडखेड़ा का रास्ता जाता था। उस मोड़ को देखकर भाई साहब को रास्ता याद आ गया और हम सही सलामत गांव पहुंच गए। हम लोग दिन के 3 बजे निकले और रात को 8 बजे के लगभग घर पहुंचे। उस समय तो गांव में लगभग लोग सो चुके थे, सो हम भी खाना वगैरह खाकर सो गए। लेकिन पता नहीं मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। कभी अचानक से सर्दी लगने लगती तो अगले ही पल तेज गर्मी। एक अलग ही बेचैनी सी थी पूरे शरीर में। बिस्तर पर बस करवटें ही बदल रहा था। कभी हल्की सी झपकी लगती तो ऐसा लगता कि कोई मेरा गला दबा रहा हो। लाख कोशिश के बाद भी ना हाथ पैर हिल पाता, ना मैं कुछ बोल पाता। फिर कुछ देर बाद अचानक से सब नॉर्मल हो जाता। ऐसा मेरे साथ उस रात 3-4 बार हुआ होगा। मैं बाथरूम जाने के लिए उठा और गांव में तो बाथरूम घर से दूर ही बने होते थे और मेरी मौसी की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पक्का बाथरूम बनवा सके। तो घास फूस और कटीली झाड़ियों को जोड़कर एक छोटा सा बाथरूम घर से बाहर बनवा रखा था, वो भी सिर्फ महिलाओं के नहाने धोने के लिए। और पुरुष तो बाहर आंगन में बैठकर ही स्नान कर लेते थे और मुख्य कार्य के लिए तो जंगल में ही भागना पड़ता था। मैं जैसे ही उस घास फूस के बने बाथरूम के अंदर गया तो मुझे एक आवाज आई जो मेरी मौसी की थी। अब ये नहीं पता था कि उसने 2 बार आवाज दी या फिर 3 बार, पर आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी थी, जैसे कोई उस बाथरूम के बाहर ही खड़ा होकर पुकार रहा हो। इतनी रात को मौसी भला आवाज क्यों देंगी, और वो तो अंदर कमरे में सो रही थी। लेकिन मैं फिर भी बोला कि मैं आ रहा हूँ मौसी। मैंने बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा शायद उनको बाथरूम जाना होगा तो मुझे जल्दी बाहर आने के लिए आवाज दी होगी, पर बाहर कोई नहीं था। मैं अंदर दल्लान यानी कि गांव में मकान के अंदर बीच में खाली एरिया होता है, उसी को दल्लान बोलते हैं। तो जैसे ही मैं अंदर दल्लान में आया फिर किसी ने मुझे पीछे से पुकारा, अतुल अतुल। मैंने मौसी समझकर पीछे पलटकर देखा तो दूर अंधेरे में एक साड़ी पहने हुए कोई औरत खड़ी थी। क्योंकि उसी दिन 14 थी और अगले दिन अमावस, इसलिए अंधेरा बहुत था। अंधेरे की वजह से मुझे साफ नहीं दिख रहा था, पर इतना अवश्य देख सकता था कि कोई साड़ी पहने खड़ा है। तो मैं पलटकर उसके पास जाने ही वाला था कि तभी अंदर से मौसी बाहर आई और उन्होंने मुझे फौरन टोका, अरे अतुल, तू बाहर क्या कर रहा है? और ये आवाज मेरे पीछे से आई थी। तो मैंने पलट कर देखा तो मैं चौंक गया, अरे ये तो मौसी है, फिर वो सामने कौन खड़ा था? मैंने पीछे पलट कर देखा तो हैरान रह गया। वहां कोई नहीं था, पर मैं अनजान था उस वक्त इन सभी चीजों से, इसलिए डर नहीं लगा। उल्टा अंदर खड़ी मौसी से बोलने लगा कि शायद भाभी बाहर है। मुझे लगा आप हो, आपके जैसे आवाज लगी थी। मौसी ये सुनते ही मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले आई। उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा कि अब यदि तुमको बाथरूम जाना हो
तो आंगन के कोने में कर लेना, पर बाहर मत जाना। उनकी बात मानकर मैं सो गया। सुबह जब सब लोग उठे और हम लोग आगे दल्लान में बैठकर चाय पी रहे थे, तब हमने वो शाम वाला वाकया सबको बताया। ये सुनकर सभी हैरान तो हुए, पर उन्होंने इसे सामान्य घटना बताया। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आपको चकवा लग गया था, जिसमें इंसान भ्रमित होकर भटक जाता है। आप 2 लोग थे, तो इतने समय भटक कर भी सुरक्षित रहे। यदि अकेले होते तो कोई न कोई दिख भी सकता था। और यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, खासकर चौदस या फिर अमावस को। यही बात उस बैलगाड़ी वाले ने भी बोली थी। कुछ लोग तो यहाँ तक बोले कि वो तो आपके माता पिता के कर्म अच्छे कह लीजिए, या फिर किस्मत, जो वो बैलगाड़ी वाला मिल गया और आपको रास्ता बता दिया, वरना कोई भी घटना घट सकती थी। उनकी बात सुनकर वहां बैठे बुजुर्गों ने उन भैया लोगों को डांट दिया, क्यों फालतू में डर फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके इतना कहने पर ही वहां बैठे लोगों में आपस में बहस होने लगी। एक साइड इसे सच और दूसरे साइड इसे झूठ बताने में लगे थे। बाद में जब मैंने रात को बाथरूम जाते वक्त की बात बताई और मेरा नाम लेकर आवाज देने की बात कही, तो आधे लोग ने इसे भी वहम बताया, जबकि मुझे साफो साफ आवाज आई थी। खैर, वहां इस बात पर ज्यादा बहस करने के बजाय हम वापस डोटखेड़ा से बोरखेड़ा की ओर निकले। वापस आकर जब हमने बोरखेड़ा में ये बात बताई, तो एक भैया ने तो और डरा दिया। वो बोले कि हाँ, आपको चकवा लग गया था, इसलिए आप उसी जगह गोल गोल घूमते रहे। और जब उस बैलगाड़ी वाले ने आपको बताया कि आप पेशाब करके उस पर पैर रखकर आगे बढ़ो, तो आपको आगे जाकर वो मोड़ नजर आ गया और आप सही जगह पहुंच गए। वरना यदि रात ज्यादा हो जाती तो आपको चकवा इंसानी रूप में दिख भी सकता था। ये अच्छा हुआ कि आप 2 लोग थे। ये चीजें स्थानीय लोगों को इतना परेशान नहीं करती, पर नए इंसानों को देखकर उनके पीछे लग जाती हैं। अतुल भाई, जो रात में 2 बार आवाज आई, ये वही चकवा की ही होगी। आप लोगों को देखकर आपके पीछे पीछे वहां तक आ गया होगा। यदि अतुल भाई, अगर आप उस आवाज को अपना रिस्पांस दे देते और उठकर उसके पास चले जाते, तो फिर इनको कोई भी ढूंढ नहीं पाता। उसके बाद उन भैया ने उनके साथ घटी एक पुरानी घटना भी बताई। जब वो एक जगह घूमने गए थे और वापस धर्मशाला में आकर रुके, तो रात को उनको उनके ही एक साथी की आवाज आई, जो उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा था। जब उन्होंने उठकर देखा, तो उनको दिखने में तो वो उनका ही साथी लग रहा था, पर आंख बार बार झपका रहा था। और जब उसके पैरों पर नजर पड़ी, तो उसके पैर उल्टे दिखे। ये देखकर वो घबरा गए। वो बचपन से गांव में रह रहे थे, इसलिए हिम्मत दिखाकर जोर से आवाज देकर सभी को जगा दिया। और जैसे ही सब जागे, उसके बाद वो वहां पर कभी भी दिखाई नहीं दिया। उनकी बात सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उन भैया की बात मेरे कानों में ही गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि चकवा ने आपको देख लिया था और आपके पीछे पीछे वो भी वहां पहुंच गया। बस उन भैया की ये बात मुझे अंदर तक इतना डरा गई कि मैं सोच सोच कर परेशान हो गया, और सुबह तक तो मुझे बुखार भी हो गया। जब मौसा जी आए और उनको ये बात पता चली, तो वो उन भैया पर इतना ज्यादा नाराज हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। कम से कम आधे घंटे तक मौसा जी ने उन भैया की ऐसी क्लास ली कि बस पूछो मत। वो बोले, खामखा बच्चे को डरा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में मौसी ने मुझे गूगल का धुआं दिया और नजर उतारी। मौसा जी ने हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर मेरे सीने और सिर में लगाया। फिर मैं वापस भोपाल तो आ गया, पर काफी समय तक उसी किस्से के बारे में सोचता रहता हूँ। आज भी जब वो घटना मुझे याद आती है, तो मैं अंदर तक सिहर उठता हूँ। उसके बाद तो न जाने कितने लोगों ने उन भैया की बात को सही ठहराया होगा। वैसे तो ये आवाज वाली घटना आज भी मेरे साथ कभी कभी होती रहती है। जब मैं अपने रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा होता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी ने आवाज दी हो या पापा आवाज देकर बुला रहे हो। और जब मैं बाहर निकलकर देखता हूँ, तो कोई नहीं होता। नीचे जाकर पूछने पर सभी मना कर देते हैं कि तुझे किसी ने आवाज तो नहीं दी, शायद ये तेरा वहम होगा। बस यही वहम अभी तक बना हुआ है।